Hello student, today we are going to start lesson number 2nd of class 9th economics, people as resources. In this chapter we have to discuss about how people is called as ultimate source या ultimate resource of a country. Just we know that if people is referred as asset, then the country will be developed, and when the people is referred as liability, then the country is non-developed or underdeveloping. So as we know that in this chapter we have to discuss about only human resources. People who are part of the workforce are called human resource, and as we know that प्रोडक्टिविटी में ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है. If the human of a particular country is educated, developed and skilled, then the country becomes developed. Because just we know that if the human capital is totally developed, then the resources may be developed by the human being. So it becomes very important that humans should be developed. Now as we know that किसी भी देश का अगर नागरिक पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, स्किल्ड होगा, तो उस देश के डेवलपमेंट में भागीदार होगा. और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, उसका हेल्थ सही नहीं होगा, तो उस देश के लिए वो जिम्मेदारी बन जाएगा, लाइबिलिटीज बन जाएगा. एजुकेटेड पेरेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हेंस invest in their child's education to secure a better future for the child. If the parents are educated, then they know the value of education. This is a long term investment, and if we just going to invest on our child, the result may be very good. So we should ensure that human becomes human capital. Uneducated parents are unable to invest on education and health care of their children. This creates a various cycle in which the coming generation is often forced to remain poor. एजुकेशन में पैसा नहीं लग पाता, हेल्थ केयर में पैसा नहीं लग पाता, क्योंकि उनकी इनकम भी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन पुअर जैसी रहती है, गरीबों जैसी स्थिति रहती है. जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटा गया है 3 कैटेगरी में. द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द थर्ड नंबर इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर कहते हैं. आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं. जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, फाइनेंस का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस कम अंडर टर्शियरी सेक्टर. और यही कारण है कि ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू ज्वाइन द टर्शियरी सेक्टर बिकॉज दिस इज कॉल्ड वाइट कलर्ड जॉब. वेजेज भी अच्छी खासी है और इसमें इतना मेहनत नहीं पड़ता, इसलिए कोई भी व्यक्ति टर्शियरी सेक्टर में आना चाहता है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, यानी डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है उसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रूप में काउंट किया जाता है. और प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल देता है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नेचुरल रिसोर्स को ये कॉस्टली मटेरियल में बदलने का काम करते हैं. जैसे हमारे देश में फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं. तीसरा होता है मार्केट एक्टिविटीज. व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस टू बी सोल्ड इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी. कोई भी चीज़ है मार्केट में अगर बेचने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे मार्केट एक्टिविटीज़ का नाम दिया जाता है. जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसे भी मार्केट में बेचा जाता है, किसी मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसे भी मार्केट में बेचा जाता है. नॉन मार्केट एक्टिविटीज व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, it is called non-market activity. If a farmer produces just enough to meet his family need, then this activity is a non-market activity. जैसे कि देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे किसान अपने घर में खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं, इसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं. इससे देश के जीडीपी में डेवलपमेंट नहीं होता, बस केवल उनके जीवन यापन चलते हैं और उनको
पूरे साल का अन्न पैदा हो जाता है खेतों में जिससे वो खाते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, health and skill determine the quality of a population. Illiterate and unhealthy population can be a liability for the economy. Literate and healthy population can be made into an asset for the economy. Literate and healthy population contribute towards GDP of a country. Just दो टर्म है इसमें, एक है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और एसेट का मतलब होता है संसाधन। जब इंसान को, ह्यूमन पॉपुलेशन को सही ढंग से पढ़ाया जाएगा, लिटरेट किया जाएगा, हेल्दी किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, तो एसेट के रूप में बन जाएगा। और एसेट जब बनता है तो देश के जीडीपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। जैसे सपोज दैट एक साइंटिस्ट है, अगर किसी चीज़ का रिसर्च करता है तो उससे जो भी इनकम होगा, उसके पेटेंट से जो भी इनकम होगा, उसमें सरकार को फ़ायदा होता है टैक्स के रूप में। Education enhances the literacy level and skill level of a person. It also helps in reaching the culture of the society. एजुकेशन से केवल जॉब नहीं मिलती है, इससे कल्चर की, सोसाइटी में कल्चर का डेवलपमेंट भी होता है और एजुकेटेड पर्सन एक बेटर सोसाइटी का निर्माण करते हैं। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप टू स्प्रेड एजुकेशन। सरकार ने भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ कदम के बारे में हम पढ़ेंगे। So education plays an important role for the development of the nation. The plan outlay in education in the first plan was rupees 151 crore. It has increased to rupees इतना करोड़ in the 10th plan. पंचवर्षीय प्लान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा और उसमें हर साल कुछ न कुछ अमाउंट परसेंटेज के रूप में एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। जो 2002 और 2003 में था वो 3.98% है। Due to constant efforts, the literacy rate has grown from 18% in 1951 to more than 70% in 2011. यानी हमारी लिटरेसी रेट बढ़ी है। 18% लोग लिटरेट थे हिंदुस्तान के 1951 में, बट आज के डेट में 70% लोग जो है लिटरेट हैं। केरला इज ए स्टेट विच मोर देन 90% लिटरेट, वाइल सम स्टेट्स हैव ए वेरी लो लिटरेसी रेट। बहुत सारे स्टेट में बहुत कम लिटरेसी रेट है और केरला में 90% लिटरेसी रेट है। लर्न एजुकेट चेंज, अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हम अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान टू स्प्रेड एजुकेशन टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अंडर दिस प्रोग्राम ऑल चिल्ड्रेन अंडर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज आर गिवन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता है। इसके लिए मिड डे मील स्कीम भी है जिसमें दिन का खाना, दोपहर का खाना उनको प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। 10th प्लान ने एजुकेशन के ऊपर इनरोलमेंट किया है। 6 से 9% तक पैसा खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ़ कॉलेजेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ टीचर्स डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। 1950 और 51 में 750 कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ केवल 30 थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम थे, नंबर ऑफ़ टीचर भी कम थे। अब डे टू डे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, 2001 में चलाया गया था और 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिससे कि लगभग प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल पाए और राइट टू एजुकेशन भी चलाया गया है। ये एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक भी कुछ फंडिंग करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं एजुकेशन के अंतर्गत एक और है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE came into force on 1st April 2010. Some educationalists and policy makers believe that with the passing of this act, SSA has acquired the necessary legal force for its implementation. यानी RTE लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में और इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हर एक भारतीय का जो बच्चा है उसका अपना एक अधिकार बन जाता है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। अलग अलग जगहों में किस तरीके से रेट है वो दिखाया गया है। प्रेजेंट गोल्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 2015 में कुछ गोल हासिल किए गए हैं कि सभी जगह पे स्कूल खोले जाएं और सबको एडिक्वेट नंबर ऑफ़ टीचर प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन किया जाए, कंप्यूटर एजुकेशन मिले। हेल्थ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हेल्दी पर्सन कैन फुली रियलाइज दिस पोटेंशियल एंड कैन बी एसेट फॉर द कंट्री। अगर हम कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और सही ढंग से वो डेवलप करेगा तो सरकार को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है एक देश के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी खोले गए हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज आसानी से उपलब्ध होते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिंदुस्तान का काफ़ी डेवलप हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत
की एक बहुत बड़ी समस्या। और जैसे कि हम जानते हैं, पीपुल इन द वर्किंग एज ओनली कैन बी टर्न अनएम्प्लॉयड। उनको अनएम्प्लॉयड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलता प्रॉपर एजुकेशन के बाद, तो डैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एडिशनली, इफ ए पर्सन वॉलेंटरी डज नॉट वांट टू वर्क, ही कैन नॉट बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड। यहाँ दिखाया गया है कि वर्क प्लेस काफ़ी कम है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिससे कि न्यू वैकेंसी अगर एक आती है तो 50 लोग जो है उसके लिए जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो पार्टिकुलर सीजन में केवल काम मिलता है। जैसे किसान हैं, 6 महीना घर पे बैठे रहते हैं, 6 महीना उनको काम मिलता है। हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट को डेट मीन्स कॉल प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जिसमें लगता है कि इंसान काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि 5 आदमी का काम होता है और 10 आदमी उसमें लगे हुए होते हैं, तो इसे हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इफ़ ए पर्सन इज लिटरेट एंड ही हैज एबिलिटी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क बट ही हैज नो वर्क force for them, this is called educated unemployment. This is a major cause for the unemployment of India, and we know that India has a vast amount of graduates but they have no proper job, due to which unemployment criteria is just going to rising day to day. So we should do some proper actions. Effect of unemployment. Unemployment can be emotionally draining on the unemployed person. जब कोई पर्सन पढ़ा लिखा है और अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो वो सोचता है कि पढ़ लिख के मैंने किया क्या। इट कैन बी ए फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेम्बर्स। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारा आशा होता है कि वो पढ़ेगा तो कुछ करेगा, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। इसलिए अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उसके लिए समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो डैट मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल इज अल्टीमेटली ए लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी। वो समाज की जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जैसी क्राइटेरिया को डैट मीन्स कॉल्ड सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि बी ऑलवेज एम्प्लॉयर नॉट ए एम्प्लॉय। इस तरीके से एजुकेशन हासिल कीजिए कि एम्प्लॉयर बने, एम्प्लॉय बनने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए हमें वोकेशनल स्टडीज़ के साथ साथ स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, और अगर हम स्किल्ड एजुकेशन हासिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज का और हमारा डेवलपमेंट होगा। थैंक यू।